हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 26 जुलाई 2023 के शिफ्ट फर्स्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करती जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर ये दे रखा है, ये देखिए 4 का यहाँ पर भाग लगा दीजिए। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो ये 700 के 28 हो जाएगा। 7 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 1 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 39 आएगा। यानी कि ये 1755 में 39 का आप क्या करेंगे, भाग लगा दीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए 2 से। यानी कि यहाँ पर ये देखिए 13 से कट रहा है, 13 3 39, और ये यहाँ पर 13 से कटेगा, 13 एकम 13 और 13 3 39 और 13 पंचे 65। ये 3 से कटेगा, यहाँ पर ये 4 त्रिका 12 और 5 त्रिका 15, 45 माइनस 2 जैसे ही करते आप यहाँ पर 43 आपके पास आंसर आ जाता। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दे रखा है 4 पुरुषों का कार्य 6 महिलाओं के कार्य के बराबर है और 4 महिलाओं का कार्य 6 लड़कों के कार्य के बराबर है। एक लड़का कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। एक पुरुष और एक महिला द्वारा मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 4 मेल का कार्य जो है वो बराबर दे रखा है 4 फीमेल के कार्य के बराबर। तो ये 6 फीमेल के कार्य के बराबर दे रखा है, यानी कि 6 फीमेल के कार्य के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से अगर आप मेल और फीमेल का रेशियो कैलकुलेट करते तो ये आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो आ जाता है इनका, यानी कि 3:2। इसी तरह से आपको ये दे रखा था कि ये जो 4 यहाँ पर फीमेल जो दे रखे हैं, ये यहाँ पर 6 बॉयज़ के कार्य के बराबर इनका कार्य दे रखा था। यानी कि यहाँ से भी आप रेशियो कैलकुलेट करते फीमेल और बॉयज़ का, तो ये भी आपके पास 3:2 आता। तो यहाँ पर आप एकल रेशियो कैलकुलेट कर लेते इनका, यानी कि यहाँ पर मेल है, फीमेल है और बॉयज़ है। मेल फीमेल का रेशियो ये 3:2 दे रखा था और ये भी आपको 3:2 दे रखा था। जब एक साथ इनका रेशियो कैलकुलेट करते तो यहाँ पर देखिए 2 के सामने यहाँ पर 2 लिखना था, 3 के सामने 3 लिखना था, यानी कि 3 त्रिका 9, 3 दूनी का 6, 2 दूनी का 4। ये इनका एकल रेशियो आ जाता और इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि टोटल वर्क सब कैलकुलेट करते हैं। आपको दे रखा था एक बॉयज़ जो है 60 दिन में कार्य पूरा कर सकता है। एक बॉयज़ की एफिशिएंसी 4 दे रखी है, इंटू में 60 करते तो 6 चौके 24, यानी कि 240 यूनिट का जो है आपके पास टोटल काम आ जाता। अब ये जो टोटल काम आया है यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा था कि यहाँ पर जो है एक यहाँ पर मेल करता है और एक फीमेल ये टोटल काम करते हैं। मान लेते हैं ये टी समय में कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं, बराबर होता है ये 240 टोटल वर्क था। तो यहाँ से अब आप यहाँ पर एफिशिएंसी सब इनके रखते, यानी कि मेल की एफिशिएंसी आपके पास 9 यूनिट आई थी, ये आपके पास 6 यूनिट आई थी। तो 9 6 15 करते, यानी कि आपके पास टी बराबर कितना आ जाता है, यहाँ से टी बराबर आपके पास आ जाता 240/15 आ जाता। 15 से ये भाग करते तो 15 एकम 15 और 15 चिकन 90, यानी कि आपके पास 16 आंसर आ जाता। अब देखिए कोई इसी तरह से भी ये कर सकता था, इतना अगर नहीं लिखना चाहते तो ये इस तरह से भी किया जा सकता था कि 240 का ये टोटल काम था, एक मेल और एक फीमेल करते, एक मेल की एफिशिएंसी 9 यूनिट है और एक फीमेल की 6, टोटल करते 15, यानी कि सीधे 15 का भाग लगा देते, यानी कि 16 आंसर आ जाता। तो एग्जाम में आप किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। बाकी ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपको ये संख्या दे रखी है, एक ऐसी 4 अंक की संख्या है जो 4 से विभाज्य है और a स्मॉलर देन b है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आपको संख्या दे रखी है a, b और a। अब यहाँ से सब a बराबर मैं 0 लेता हूँ, यहाँ पर a बराबर जैसे ही 0 रखूँगा तो यहाँ पर देखिए ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये चीज़ बताइए कि क्या ये 4 अंकों की संख्या बनी। यहाँ पर देखिए ये 0 1 1 7, ये ऐसे कोई मैंने रैंडम नंबर लिख दिया और यहाँ पर जो है ये पहले 0 लगा हुआ है, इसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये 3 अंकों की संख्या है, तो यानी कि ये पहले 0 बन गया, तो यहाँ पर ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। क्वेश्चन में बोल रखा है ये 4 अंक की संख्या है, तो यानी कि ये a की वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते, यानी कि a की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। इसके बाद यहाँ पर देखिए 4 से विभाज्य है, तो यहाँ पर a1 नंबर होगा, यानी कि फर्स्ट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जो है ये a1 नंबर होगा, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर ये आपके पास 2 रही होगी, 4 रही होगी, 6 रही होगी, 8 रही होगी। तो इसी तरह से जो है ये वैल्यूज़ रही होंगी। अब यहाँ से जो है b की वैल्यू कितनी रही होगी, यानी कि सब b की बात करें यहाँ पर, तो ये b यहाँ पर देखिए 2 है, तो यानी कि यहाँ पर 2 से a से बड़ा रखना है। यहाँ पर देखिए b जो है a से बड़ा है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर 3 यहाँ पर रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 8 चौके 32 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर 4 नहीं रख सकते, 5 रख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है 6 नहीं रख सकते, 7 रख सकते हैं और यहाँ पर 8 नहीं रख सकते, 9 रख सकते हैं, यानी कि 9 रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए 4 है, तो यहाँ पर ये कितना रख सकते हैं, ये आप रख सकते हैं 5 रख सकते हैं, 5 नहीं रख सकते। ठीक है, और 6 रख सकते हैं,
तो 6 रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है 7 रख सकते हैं, 7 नहीं रख सकते। और यहाँ पर जो है 8 रख सकते हैं, बिल्कुल 8 रख सकते हैं, यानी कि आपके पास हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर 6 है तो ये यहाँ पर 6 से बड़ा यहाँ पर देखिए 7 रख सकते हैं, तो 7 रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 8 नहीं रख सकते। और 9 यहाँ पर 9 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये 8 है तो यहाँ पर 8 से बड़ी वैल्यू एक ही होती है 9। इसके बाद यहाँ पर क्योंकि हमें सिंगल डिजिट चाहिए बी की वैल्यू, तो यहाँ पर ये 8 से बड़ी रखनी है, तो यहाँ पर एक ही वैल्यू जो है 9 पॉसिबल है। क्या ये 9 8 जो है, क्योंकि 4 से विभाज्य है तो लास्ट के 2 अंक हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो 9 8 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपके पास नहीं हो सकता। तो टोटल आपके पास कितनी संख्याएं बनी? अब यहाँ पर देखिए जब 2 है, ए की वैल्यू 2 है तो 2 के साथ 3 भी हो सकता है, यानी कि एक संख्या तो ये बन गई। 2 के साथ 5 भी हो सकता है, एक ये बन गई, ये 2 हो गई। और इसी तरह से ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये यहाँ पर 5 हो गई और ये 6 हो गई, ये यहाँ पर 7 हो गई और ये 8 हो गई। यानी कि टोटल ऐसे 8 नंबर बनाए जा सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर ये लिखूँ, ये लास्ट का डिजिट जो है ए बी है, ठीक है। अब बी की जगह हम यहाँ पर देखिए, ए की जगह 2 है तो बी की जगह यहाँ पर 3 हो सकता है, ये 2 है तो ये यहाँ पर 5 हो सकता है, ये 2 है तो यहाँ पर ये 7 हो सकता है, और ये 2 है तो यहाँ पर जो है बी कितना हो सकता है, 9 हो सकता है। और यहाँ पर ये 4 है तो ये 6 हो सकता है, ये 4 है तो ये 8 हो सकता है, और ये 6 है तो ये 7 हो सकता है, ये 6 है तो ये आपके पास 9 भी हो सकता है। यानी कि आपके पास कितनी वैल्यूज़ बन गई, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, यानी कि ऐसी संख्याएं 8 बन चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता था, हाल ही में उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई, उसकी नॉमिनल बचत में 5% की वृद्धि हुई। रवि वर्तमान में उसकी वर्तमान नॉमिनल आय का कितना प्रतिशत बचाता है? तो यहाँ पर देखिए शुरू में आप उसकी इनकम मान लीजिए 100 थी, ठीक है। अब ये सेविंग यहाँ पर कितनी, यहाँ पर पहले 20% बचाता था, यानी कि 100 का 20 बचा रहा। एक्सपेंडिचर से हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि इसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, यानी कि इसमें 25% का इंक्रीमेंट हुआ तो ये 125 हो गई। और इसमें यहाँ पर सेविंग में जो है 5% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि 5% का मतलब 1/20 और 1/20 यानी कि 21/20 इसका कैलकुलेट करेंगे तो 21 आ जाएगा। यानी कि सेविंग कितनी हो गई, 21, यानी कि 125 में से वह 21 बचा पाता है। तो 21 जो है 125 का कितना परसेंट है ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 25 5 125 और 25 100 के 100, 21 4 84 बट्टे हम करते हैं 5, यानी कि 16 पंजे 80 और 8 पंजे 40, यानी कि 16.8% जो है वो आपके पास आंसर आ जाता। 5 पुरुषों के एक समूह ने 11 दिनों में एक काम करने का फैसला किया, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 16 पुरुष काम छोड़ देते थे। नतीजतन काम 15 दिनों में पूरा हो गया। तो बताइए कि शुरुआत में समूह में कितने पुरुष थे? तो 2-3 शिफ्टों से ऐसा क्वेश्चन हम लगातार करते आ रहे हैं। अगर आपने ये पहले कर रखा है तो आपको पता होगा। हमने मान लिया यहाँ पर देखिए एक्स समूह में एक्स व्यक्ति थे, तो एक्स व्यक्ति पहले दिन काम करेंगे, फिर यहाँ पर 16 छोड़ के चले गए, यानी कि एक्स माइनस 16 अगले दिन बचे होंगे। इसी तरह से फिर अगले दिन और 16 व्यक्ति छोड़ गए होंगे, यानी कि एक्स माइनस का 32 बचे होंगे। इसी तरह से एक्स माइनस, इसी तरह से ये बचता जाएगा, ठीक है। मैं 3 पदों तक ही ये लिख देता हूँ और यहाँ पर इसी तरह से ये काम चलता जाएगा। प्लस करते हैं हम, इन सभी को प्लस करेंगे तो आपके पास ये टोटल काम आएगा। और यहाँ पर ये लास्ट पद कितना हो जाएगा ये भी मैंने आपको कैलकुलेट करना बता रखा है, यानी कि लास्ट पद हम एन की वैल्यू यहाँ पर देखिए 15, यानी कि 15वां पद हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये प्रथम पद यानी कि एक्स, और प्लस करते हैं हम n-1 इंटू डी, यानी कि 15 माइनस का 1 डी। जब हम यहाँ पर प्रत्येक पद का अंतर देखें तो -16 का आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, इसी को हम डी कहते हैं। प्रत्येक पद के बीच में -16 का डिफरेंस है। आगे वाले पद में से पीछे वाले पद माइनस कीजिए, आपके पास डी जो है माइनस का 16 आएगा। यानी कि इसको सोल्व करें तो एक्स माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 इंटू में 16। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस का 16 4 64 का 4 हासिलाती 6 और ये आपके पास 22 हो जाता है, यानी कि 224। x माइनस का 224 जो है ये आपके पास लास्ट पद आया, x माइनस का 224, ठीक है। अब ये 15 दिनों का काम कंप्लीट हो चुका है। जब इन सभी का टोटल करेंगे तो ये टोटल काम के बराबर आएगा। और ये दे रखा था कि x व्यक्ति 11 दिन में काम कर सकते हैं, यानी कि 11x के बराबर होगा, यही तो टोटल काम होगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि डिफरेंस यहाँ पर सेम है तो योग कैलकुलेट करते हैं हम इस तरह से, यानी कि प्रथम पद प्लस में लास्ट पद, और यहाँ पर n/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 15/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर होगा ये 11x के। यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं, ये 2x होगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 15x बचा। और ये माइनस के अंदर इसका आधा करेंगे तो 112 को 15 से मल्टीप्लाई करना था, 15 दूनी 30 हासिल 3 15 3 18
और हासिलाती एक ये 16, ठीक है, और ये बराबर आ जाता 11x के। यहाँ से इसको सोल्व करते तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाती, 1680 आ जाती, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाती, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 420 आपके पास आ जाती, यानी कि समूह में प्रारंभ में जो है 420 व्यक्ति थे। एक दुकानदार अपना माल 18% की छूट देकर बेचता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर अपना माल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए छूट यहाँ पर मार्क प्राइस प्रतिशत ये आपको पता होगा, यानी कि 18% की छूट दे दी तो 82% इसका सेलिंग प्राइस रहा होगा, यानी कि मार्क प्राइस का 82% करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसके बाद दे रखा है 30% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हम कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का 130% जब कैलकुलेट करेंगे तो ये भी क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। और ये दोनों सेलिंग प्राइस हैं तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 100 से 100 कट गया, 2 से कटेगा 41 आ गया, 2 से कटेगा 65 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 65 रेशियो 41 आ जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस 41 है तो मार्क प्राइस कितना है, 65 है। तो अब यहाँ पर देखिए छूट जो दी जा रही है मार्क प्राइस पर दी जाती है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपके पास कितना होगा, यहाँ से मैं अगर कैलकुलेट करूँ ये सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर देखिए मार्क प्राइस 65 है, इस पर 12% की छूट, यानी कि इसका 88% सेलिंग प्राइस रहा होगा। और यहाँ पर जब ये कॉस्ट प्राइस अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ये 41, इनका रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास सेलिंग प्राइस है और ये यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास 5 से कटेगा, यानी कि 20 पंचे 100, 5 से कटेगा 13 पंचे 65, और ये यहाँ पर 4 से कटेगा 5, ये आपके पास 4 पंचे 20, और यहाँ पर ये 4 से कटेगा 22 चौके 88, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पर देखिए रेशियो हमने कैलकुलेट किया है इसके साथ, तो यहाँ पर ये बट्टे में 5 बचा, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशियो आपके पास ऊपर कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26 का 6 और हासिलाती 2, 13 दूनी 26 और 2 28, ठीक है। और ये यहाँ पर 5 चौके 20 और 5 एकम 5, यानी कि 205 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जो है 205 की वस्तु 286 में बेची जा रही है, तो कितने अधिक में बेची जा रही है, 81 अधिक में बेची जा रही है, तो 81 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 205 पर, और गुना कर देते हैं 100 से, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज आता था, यानी कि 4 से इसको काटते तो आपके पास ये 5 से काटते, सॉरी 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 से इसको काटते 20 पंचे 100, ये आपके पास 162 और आगे एक 0 और बट्टे में 41। तो यहाँ पर देखिए अब भाग लगाते, तो यहाँ पर ये ऊपर 1620 दे रखा है, अगर हम यहाँ पर ये बट्टे में 41 जो है, इस 41 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग आपके पास ये कितना आता है, देखिए आपके पास 4 चौके 16, ठीक है, ये 1640 ही आ जाता, बट यहाँ पर ये कितना है 1620, यानी कि 40 से थोड़ा कम बार भाग जाएगा, यानी कि आपके पास जो है 40 से थोड़ा सा कम जो है यहाँ पर ये दे रखा है, यानी कि लगभग जो है ये 39.51% जो है आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब कोस ए प्लस ये दे रखा था, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करते, देखिए कोस ए दे रखा था, तो यहाँ से इसको लिख सकते थे कोस ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ से ये आपके पास जो है कोस ए बराबर क्या आ जाता, कोस ए बराबर आ जाता साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये आ चुका है। इसको क्या लिख सकते थे आप, इसको लिख सकते थे साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते थे, प्लस में ये साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब लिख सकते थे। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बराबर क्या है, कोस ए है, तो यहाँ पर जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, प्लस में ये कोस क्यूब ए बन जाएगा। यहाँ से कोस ए आप कॉमन ले सकते हैं, तो कोस ए सब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कोस ए बचेगा, प्लस में ये कोस स्क्वायर ए बचेगा। तो यहाँ पर ये कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए की तो वैल्यू आपको यहाँ पर 1 दे रखी है, यानी कि कोस ए इंटू में 1 आएगा और ये बराबर आ जाएगा कोस ए के। तो ये काम आपको करना था, कुछ वैल्यू आप यहाँ पर डायरेक्ट रखते तो आपके पास 1-2 लाइन आप छोड़ भी सकते थे रफ शीट के अंदर। अब यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करते हैं, यहाँ से तिरछा गुणा करा दीजिए, यानी कि ये तिरछा गुणा कराएंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x बचेगा और बराबर 1, ये 1 इधर ले आइए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये 3x इधर ले आइए, यानी कि प्लस का 3x हो जाएगा। पूरी इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, x से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि ये x माइनस का 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब x माइनस 1/x बराबर 3 है तो इसकी x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस के अंदर 4, यानी कि ये यहाँ पर √13 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, तो वो राशि मान लीजिए P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R मान लीजिए, समय आपको 16 वर्षों का दे रखा था, डिवाइड करते हैं 100 से, तो वो राशि यहाँ पर 3P हो जा रही थी, यानी कि अमाउंट था, इसमें से वो राशि माइनस करेंगे तो ये ब्याज आता, यानी कि 2P का यहाँ पर ये ब्याज आता, यानी कि 2P के बराबर हो जाता, तो ये P से P कट जाता और ये यहाँ पर जो है 2 से ये कटता,
यानी कि 2 से ये कटता तो 4 ये 8 बार कट जाता, इधर 1 बचा, और 4 से काट दीजिए, 4 दूनी का 8, और ये यहाँ पर 4 से काटते 25, यानी कि r बराबर कितना आ जाता है, ये 25/2 आता है, यानी कि 12.5% हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सबसे कम है, तो यहाँ पर इसका 12% यानी कि 3/25 कैलकुलेट करते हैं तो 25 3 75 आपके पास ये आ जाता। अब यहाँ पर इसका 15% यानी कि 3/20 इसका कैलकुलेट करते तो यहाँ पर जो है ये 555 का 3/20 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 500 के 20, ये आपके पास यहाँ पर 5 से कट रहा 500 के 20, ठीक है, और ये 5 से कटेगा 111 आ जाएगा। ऊपर यहाँ पर ये 333/4 आया, 4 का इसमें भाग लगाते हैं तो 800 के 32 और 4 3 का 12, 83 पॉइंट करके आपके पास कुछ आता। तो ये 83 पॉइंट करके कुछ वैल्यू दे रखी है। 720 का 10% ये 72 आ जाता, और यहाँ पर जो है इसका 9% कैलकुलेट करते हैं, 845 का 9%, तो यहाँ पर बट्टे में 100 लगाते, ये 9 पंजे 45 का 5 हासिल आती 4, और 9 चौके 36 और 4 40 का 0 हासिल आती 4 9 72 और 4 76, यानी कि 2 स्थान पर दशमलव लगा देते, तो ये 76 पॉइंट करके 05 आपके पास आता। तो सबसे कम आपको यहाँ पर कौन सी वैल्यू दिखाई पड़ रही है, यानी कि 72 आपको यहाँ पर सबसे कम दिखाई पड़ रहा है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता। एक बर्तन में तरल भरा जाता है जिसमें से 5 भाग जल और 11 भाग चाशनी है, मिश्रण के कितने भाग को निकालकर जल से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए ताकि मिश्रण में 3:2 के अनुपात में चाशनी और जल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जल दे रखा है और ये चाशनी को देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिरप कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिरप, ठीक है। तो मैं इसको एस से लिख रहा हूँ, ये एस, यहाँ पर ये चाशनी है और ये वाटर है। अब यहाँ पर ये आपको 5 भाग दे रखा था वाटर, और यहाँ पर ये 11 भाग दे रखी थी चाशनी, तो यहाँ पर ये इनका रेशियो दे रखा था, ठीक है, ये इनका रेशियो दे रखा था। इसके बाद आपसे बोला गया कि यहाँ पर इसमें से मिश्रण में से कुछ भाग निकाल लिया जाता है और जल से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो यहाँ पर ये इतना अनुपात जो है इनका हो जाता है, यानी कि सिर्फ 3 अनुपात में और ये वाटर जो है 2 अनुपात में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जल से प्रतिस्थापित किया, यानी कि सिरप तो आपका सेम रहना चाहिए, यानी कि चाशनी तो सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास सिरप और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 33 हो जाएगा अनुपात, ये आपके पास 15 हो जाएगा, ये 11 3 33 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 11 दूनी का 22 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये 33 है, ये 33 है, यानी कि सिरप हमने क्या कर दी, बराबर कर दी, ठीक है, सिर्फ हमने यहाँ पर बराबर कर दी। अब यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये 15 यूनिट पहले थी, यानी कि वाटर 15 यूनिट था पहले, अब कितना हो गया 22 हो गया, यानी कि कितने से बढ़ा, 7 यूनिट से बढ़ा, यानी कि 7 यूनिट वाटर जो है बाहर से मिलाया गया, यानी कि टोटल कितना है, ये 33 और 22 जब ऐड करेंगे तो ये 55 बन रहा है, यानी कि 55 में से 7 भाग यूनिट जो है ये मिलाया गया, यानी कि 7 भाग जो है ये मिश्रण में प्रतिस्थापित किया गया, तो 7/55 जो है ये भाग यहाँ, यानी कि मिश्रण का जो है 7/55 भाग प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, यानी कि ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित बार चार्ट विश्व भर से भारत में प्रत्येक विदेशी निवेश FDI का रुझान को दर्शाता है। तो यहाँ पर 1992 से 1995 के वर्षों के दौरान भारत के FDI का औसत बताना था, तो 1992 से 1995 तक ये देखते, इनका टोटल कर दीजिए, यानी कि 6 2 8 8 5 13 8 5 13 का 3 आया, हासिल आती 1 1 और 1 2 1, ये आपके पास यहाँ पर सॉरी 2, और ये आपके पास जो है 1 3 2 और 1 3 और 1 4 और 4 और 7 11 और 1 12 12 का 2 हासिल आती है आपके पास 1, ये कुछ मिस्टेक की है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 और 1 3 और 2 और 1 3 और 1 4 4 और 7 11 और 1 12, ठीक है, हासिल आती 1, और यहाँ पर जो है ये आपके पास हो जाता 2 और ये 2 और यहाँ पर 5 7 और 1 8 7 और 1 8, और यहाँ पर ये हो जाता 2 और 1 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि आपके पास इतना इनका टोटल बनता। अब इसको डिवाइड करना था, ये 4 डाटा थी तो यानी कि 4 से इसको डिवाइड करना था, तो 900 के 36, ये यहाँ पर 900 के 36 2 बचा, 500 के 20 5 बार गया, और यहाँ पर जो है 2 बचा, फिर से 500 के 20 यानी कि 5 बार गया। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर आता, बट यहाँ पर बट्टे ये 2 स्थान पर पॉइंट था तो 2 स्थान आगे आ जाएगा, यानी कि 9.55 करके आपके पास आएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 आ रहा है, तो इसको अगर हम लगभग में पूर्णांकित करते तो ये आपके पास 10 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, ट्रायंगल ABC में ये DE समांतर दे रखे BC और AD/DB बराबर 4/5 है, तो DE बराबर 12 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई आपको कैलकुलेट करके बतानी थी। तो यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर बता रखा है, जब किसी ट्रायंगल्स के अंदर जो है हम यहाँ पर किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं, ये आपको यहाँ पर देखिए
ये ट्रायंगल ए बी सी दे रखा था, ठीक है, ये ए बी सी ट्रायंगल दे रखा था, इसमें ये बी सी भुजा के समांतर जो है ये डी ई रेखा खींची गई। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कि ये जो समांतर रेखा खींची है समान अनुपात में विभाजित कर देते हैं, यानी कि आपको 4:5 दे रखा था, तो ये भी आपके पास 4:5 में बंट जाएगी। अब ये भी 4 यूनिट होगा, और यहाँ पर जो है ये टोटल भुजा कितनी हो रही है, यानी कि यहाँ पर ये देखते तो ये 9 यूनिट हो रही, और इधर भी ये 9 यूनिट हो रही है, तो ये भी आपके पास यहाँ पर 9 यूनिट की ये भुजा होगी। तो यहाँ पर ये भुजा भी आपके पास 9 यूनिट की होगी। बट आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये डी ई भुजा जो है ये 12 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, 12 सेंटीमीटर डी ई भुजा दे रखी है, यानी कि इसका कितना गुना दे रखी है, 3 गुना दे रखी है। तो इसका भी यहाँ पर जब 3 गुना करते हैं तो 9 त्रिका 27 हो जाएगा, यानी कि अब आपके पास 27 सेंटीमीटर जो है पी सी भुजा आ जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके पास करेक्ट था। अब यहाँ पर देखिए आपको दे रखा था, तो इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना था, और कंडीशन भी आपको ये दे रखी थी, तो इसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। अब देखिए सब आप यहाँ पर p बराबर x² मान लेते हैं, x² बराबर p मान लेते, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, ये आपके पास बन जाता है p+1/p बराबर 6। जब आपके पास p+1/p बराबर 6 दे रखा है तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको लिख सकते थे p का स्क्वायर -1/p² लिख सकते थे, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये p माइनस का 1/p और इंटू में p प्लस का 1/p। p माइनस 1/p क्या होता है, अंडर रूट के अंदर ये 6 का स्क्वायर करते और -4 कर देते, और यहाँ पर ये 6 दे रखा था, तो यहाँ पर ये कितना बनता, 32 बनता, और 32 को लिख सकते थे 16 इंटू में 2, यानी कि 4 अंडर रूट 2 आपके पास ये आ जाता, और मल्टीप्लाई में 6 भी था, यानी कि आपके पास 24 अंडर रूट 2 जो है ये आ जाता। इतना तो सभी ने कर लिया होगा। अब यहाँ पर कंडीशन ये दे रखी थी, इसका भी आपको ध्यान रखना था। अगर आपने ये कंडीशन नहीं पढ़ी तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 3 टिक कर देते, जो कि आपका गलत आंसर होता। यानी कि यहाँ पर देखिए ये आपको दे रखा था x जो है 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, तो कोई भी वैल्यू आप मान लीजिए यहाँ पर 0 और 1 के बीच में, जैसे कि मैं 0.5 मान लेता हूँ। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2, यानी कि x की वैल्यू जब 1/2 रखते हैं यहाँ पर पुट कर दीजिए, यानी कि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो p की वैल्यू आपके पास कितनी आती है, 1/4। तो यहाँ से जब आप p -1/p कैलकुलेट करते तो ये कितना आता, p -1/p कितना आता, देखिए p की यहाँ पर 1/4 थी वैल्यू, 1/4, और माइनस यहाँ पर बट्टे के बट्टे में रखते तो ये 4 ऊपर चला जाता है, यानी कि ये माइनस की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है इससे 1/4 से, तो यहाँ पर आंसर आपके पास माइनस में आता है, यानी कि नेगेटिव में आपके पास ये वैल्यू आती है। इसी तरह से जब आप p + 1/p करते तो यहाँ पर ये 1/4 + 4 करते, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू जो आती है वो पॉजिटिव आती है, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव। तो यहाँ पर आप जो है पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये तो नेगेटिव आई थी और ये यहाँ पर पॉजिटिव आई थी, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो आंसर किस में आता है, नेगेटिव में आता है। तो यानी कि ये वैल्यू भी आपके पास क्या होती है, माइनस में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके पास करेक्ट होता। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, लंबाइयों के निम्नलिखित में से कौन से सेट में एक अधिक कोण वाले त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखकर ही आपको ये लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है। अब यहाँ पर जब आपको ये दे दिया गया तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है, मान लीजिए ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी और सी, ये भुजा ए है, ये बी है और ये सी है। तो आप प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर जब चेक करते हैं तो ए का स्क्वायर करते हैं प्लस बी का स्क्वायर करते हैं, जब आपके पास ये अधिक आता है सी के स्क्वायर से, तो ये जो एंगल बनता है आपके पास ये बनता है न्यून कोण ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज बनता है। इसको यहाँ पर एक्यूज एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो ये आपके पास जो है ट्रायंगल बनता है। और इसी तरह से आप ये भी चेक करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं ये अगर कम आता है सी के स्क्वायर से, तो ये जो एंगल बनता है ये अधिक कोण ट्रायंगल बनता है, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज बनता है। इसको यहाँ पर ऑब्ट्यूस्ड ट्रायंगल भी बोला जाता है। अब यहाँ पर जब आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट करते तो ये बराबर हो जाता है जब सी स्क्वायर के, तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ये तो पाइथागोरस प्रमेय है, तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको यहाँ पर ध्यान में रखने थे। अब जब इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता, यानी कि यहाँ से आप एक एक ऑप्शन में कैलकुलेट करके देखते। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन नंबर 3 आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ और साथ में स्क्वायर कैलकुलेट करने की ट्रिक भी बता देता हूँ। बाकी ऑप्शंस को आप खुद चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं 64 का स्क्वायर करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 का यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर करना है, 4 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, 16 आएगा, हासिल आएगी 1, ठीक है। अब यहाँ पर 6 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24 होगा और 24 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये आपके पास बनेगा
24 दूनी 48 बनेगा और एक 49 का ये आपके पास 9 आ जाएगा, हासिल आती 4। अब 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 36 में 4 ऐड कर देंगे, ये 40 आ जाएगा। यानी कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए ये 64 का स्क्वायर, यानी कि ये यहाँ पर ए मान लीजिए, ये बी है और ये सी है, तो हमने सी का स्क्वायर कैलकुलेट किया, ये आपके पास कितना आया, ये आया 4096। इसी तरह से हम ए का स्क्वायर करते हैं तो ये 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, ये तो आपको सबको याद होगा। प्लस करते हैं यहाँ पर बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 62 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ पर हासिल उसिल कुछ आएगी नहीं, यानी कि 6 दूनी का 12 आएगा, 12 दूनी का 24, 12 दूनी का 24 का 4 आएगा और यहाँ पर आएगी हासिल आपके पास 2। अब ये 6 का 36 और 36 और 2 38, यानी कि 3844 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये बड़ा आएगा या छोटा आएगा। अब देखिए ये 4000 बन गया, 4000 आपके पास है 69 आता, ये 4069 बनता और ये 4096 दे रखा है तो इससे तो छोटा ही आता। और ये कंडीशन आपको यहाँ पर अधिक कोण वाले ट्रायंगल में दिखाई पड़ रही होगी, यानी कि ये यहाँ पर ये वाली शर्त आपको दिखाई पड़ रही होगी, यानी कि ट्रायंगल क्या बनेगा, अधिक कोण ट्रायंगल बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर ये अधिक कोण वाले त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं। बाकी ऑप्शन में चेक करते तो ये वैल्यू या तो छोटी आती या बड़ी आती, ये आप खुद चेक कर लेना, ठीक है। एक ऑप्शन मैंने आपको चेक करके दिखा दिया। नेक्स्ट देखिए, दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र ओ वाले वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, केंद्र ए वाले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी थी। अब ऐसा क्वेश्चंस भी हम काफ़ी बार सोल्व कर चुके हैं, मैंने आपको इसका बेसिक भी बता रखा है और यहाँ पर जो है इसका फॉर्मूले से भी बता रखा है, तो फॉर्मूले से मैं इसको सोल्व करा देता हूँ। बेसिक से अगर आप पीछे से कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, यानी कि पीछे से पेपर सोल्व करते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर ये मान लीजिए इनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये इनको इस तरह से ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मैंने यहाँ पर बना दी और इन दोनों के केंद्रों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसकी त्रिज्या आपको दे रखी थी कितने, 12 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दे रखी थी 8 सेंटीमीटर। ये R1 मान लेते हैं इसकी त्रिज्या R2 मान लेते हैं और इन दोनों के केंद्र के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाती है, यानी कि 12 और 8, यानी कि स्पर्श करते हैं तो ऐड हो जाती है, यानी कि 20 सेंटीमीटर जो है इन दोनों के केंद्रों के बीच की डिस्टेंस हो जाती है। इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी लेंथ यानी कि इसकी लंबाई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है वो आपके पास होता है अंडर के अंदर D का स्क्वायर करते हैं माइनस करते हैं R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये D यहाँ पर कितना 20, यानी कि अंडर के अंदर कितना आएगा 400, अंडर के अंदर 400 आएगा, माइनस R1 माइनस R2 दोनों का डिफरेंस 4 और 4 का स्क्वायर 16। जब इसमें से माइनस करते तो अंडर के अंदर 384 बनता। अब ऑप्शन में आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जब ऑप्शन में अंडर के अंदर 2 दे रखा है और यहाँ पर 3 दे रखा है, 2 और 3 का जब 384 में भाग देते तो जो आपके पास गुणनखंड आता उसका आप प्रॉपर जो है वो यहाँ पर वर्गमूल नहीं ले पाते। तो इसके बाद बचा क्या, 6 बचा। जब 6 का यहाँ पर भाग देंगे तो 6 का यहाँ पर भाग देंगे, 6 छंग 36, 6 चौके 24, ठीक है। यानी कि इसका आप वर्गमूल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी कि 8 हो गया और ये √6, 8 √6 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आता। नेक्स्ट देखिए, यदि राज्य बी और राज्य सी प्रत्येक की जनसंख्या 6000 है तो इन दोनों राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं की कुल संख्या कितनी होगी। तो ऐसा क्वेश्चंस भी हमने बना रखा है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया, यानी कि बी और सी का टोटल पूछ लिया गया हमें यहाँ पर। तो बी का अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये 13% है, टोटल 6000 दे रखी थी, तो 6000 का हम क्या करते 13% कैलकुलेट करते, 6000 का हम 13% कैलकुलेट करते। और यहाँ पर देखिए 5 महिलाएं, ये महिलाएं दे रखी है गरीबी रेखा से नीचे, तो ये 5 महिलाएं हैं और टोटल कितने 8 5 13, यानी कि 13 में से 5 महिलाएं, यानी कि 5/13 इसका कैलकुलेट करते हैं। ये आपके पास बी राशि में महिलाओं की संख्या आ जाती गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है। इसी तरह से आप सी राशि में देखते तो ये 26%, यानी कि 6000 का 26% आप कैलकुलेट करते, 6000 का 26% कैलकुलेट करते। और यहाँ पर जो है ये 9 और 4 13, टोटल 13 दे रखे, 13 में से जो है 4 महिलाएं हैं, 13 में से 4 महिलाएं। तो इसको सोल्व करते तो ये 13 दूनी का 26, 2 बार कट गया, ये 2 0 से यहाँ पर 2 0 कट गए, 4 दूनी का 8 और 8 6 48, यानी कि ये 480 आ जाता। और ये प्लस करना था आपको, यानी कि आपको ये सी राशि की महिलाएं आ गई, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे। यहाँ से इसको सोल्व करते तो ये 13 से 13 कट जाता और 2 0 से ये 2 0 कट गए और ये 5 6 30, यानी कि 300 आपके पास ये आ गई। जब टोटल करते तो 780 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, एक चोर कोई सामान चुराता है और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है। 6 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुंचता है, तुरंत चोर का पीछा करना आरंभ करता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 24 मिनट बाद भी दोनों के बीच 400 मीटर का अंतर है। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी किस चाल से दौड़ा था।
तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन भी हमने पिछले शिफ्ट में कर रखा है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है इस शिफ्ट में रिपीट हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आपको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है ये चोर की दर की थी, 6 मिनट बाद ये पुलिसकर्मी पहुँचता है, तो 6 मिनट में ये चोर कितनी दूरी कवर कर चुका हुआ। मान लीजिए यहाँ पर इसने अपराध किया और यहाँ से ये भाग कर जो है 6 मिनट के अंदर जो है, मान लीजिए यहाँ पर ये आ गया 6 मिनट में था, इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करती थी, यानी कि 1/10 घंटे जो है 1/10 घंटे में ये कितनी दूरी कवर कर चुका होगा। 20 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल थी, 1/10 घंटे तक ये दौड़ के चला गया, यानी कि यहाँ पर ये भाग देंगे तो 2 किलोमीटर जो है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये पुलिस आया, ठीक है, 6 मिनट बाद यहाँ पर पुलिस आ चुका है और ये यहाँ पर थी यहाँ पर आ चुका है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 किलोमीटर की है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर की है। अगर मीटर में मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये 2000 मीटर है। अब यहाँ पर कहा गया कि पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 24 मिनट बाद भी दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 400 मीटर का अंतर है, यानी कि 400 मीटर का अंतर है। अब भी 400 मीटर का अंतर है, कितने 24 मिनट पीछा करने के बाद, यानी कि 24 मिनट के अंदर पुलिस ने कितनी डिस्टेंस कवर की, यानी कि 1600 मीटर डिस्टेंस कवर की होगी। ये माइनस कर रहा हूँ मैं 2000 में से, ठीक है, 2000 में से 400 माइनस किया तो 1600 मीटर ये 24 मिनट में कवर की होगी, किसने, पुलिस ने। और पुलिस ने कवर की होगी यानी कि रिलेटिव स्पीड से कवर हुई होगी। अब यहाँ पर देखिए इसकी आपको दे रखी है टी, यानी कि थीफ की स्पीड दे रखी है आपको 20 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर पुलिस के हम मान लेते हैं ये x किलोमीटर पर आवर जो है इसकी स्पीड दे नहीं रखी है, कैलकुलेट करनी है तो x किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड मान ली। तो जब रिलेटिव स्पीड आप कैलकुलेट करते हैं तो यानी कि x पुलिस की ज़्यादा होती और ये थीप के इसमें से माइनस करते हैं, तो यानी कि आपके पास x माइनस, और ये 1 मिनट रुकिएगा अब, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आपके पास इनकी रिलेटिव स्पीड आ चुकी है x-20, ये आपके पास x-20 जो है आपके पास इनकी रिलेटिव स्पीड आ चुकी है। ये रिलेटिव स्पीड से यहाँ पर ये 1600 मीटर की डिस्टेंस कवर हुई होगी। अब यहाँ पर देखिए ये 1600 मीटर की डिस्टेंस थी, अब ये रिलेटिव स्पीड इनकी x-20 थी। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस मीटर में थी तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बराबर ये 24 मिनट में कवर की गई थी, यानी कि टाइम आपको दे रखा था 24 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है, 5 से कटेगा यानी कि 5 तिरका 15, 5 दूनी का 10, 32 आ जाएगा। 8 से कटेगा 8 तिरका 24, 8 के 32 यानी कि 4 बार कट गया। 2 से कटेगा ये 2 बार और यहाँ पर ये 3 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर पहले मैं इतना सोल्व कर देता हूँ, ये 18 जो है बट्टे के बट्टे में यानी कि ऊपर चला जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, ऊपर हो गया 36 और बट्टे में x-20 और ये बराबर 3 × में 3 यानी कि 9। अब यहाँ से ये 9 चौके 36 4 बार कट गया और ये इधर आ गया 1, यानी कि यहाँ पर x-20 की वैल्यू कितनी आ गई, x-20 की वैल्यू आपके पास आ गई, ये आपके पास आ गई 4, और यहाँ यानी कि यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, और x हमने क्या माना था, पुलिसकर्मी की चाल मानी थी, यानी कि आपके पास 24 आ चुकी है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी 24। यहाँ पर देखिए 24 आपको 2 ऑप्शन में दे रखी है, यानी कि अब आपको यहाँ पर डिस्टेंस भी कवर करनी पड़ेगी, यानी कि 24-20 करते तो यहाँ पर ये 4 किलोमीटर पर आवर जो है इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाती, यानी कि टाइम कितना लगता, चोर को पकड़ने में टाइम कितना लगता। डिस्टेंस देखिए इन दोनों के बीच की 2 किलोमीटर की है, तो 2 किलोमीटर यहाँ पर ये कवर होती, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड 4 की है, तो इतने टाइम में ये कवर हो जाती। तो पुलिसकर्मी की हम यहाँ पर दूरी कैलकुलेट करेंगे, तो पुलिस यहाँ पर किस स्पीड से दौड़ रहा था, पुलिस यहाँ पर ये आपके पास 24 आई थी, आपके पास पुलिसकर्मी की स्पीड ये 24 कैलकुलेट की थी, यानी कि इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 6 चौके 24 6 बार कटता, 6 दूनी का 12 किलोमीटर की दूरी में ये चोर जो है पकड़ा जाएगा। तो यानी कि ये 12 किलोमीटर ये दे रखा है और 24 ये दे रखा है, तो ये पुलिसकर्मी की चाल दे रखी है, तो ये आपके पास जो है आंसर आ जाता। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगा, बाकी यहाँ पर अगर आपके इमेज यानी कि इसका ओवरव्यू जो है आपके माइंड में बन जाता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ऐसा इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, घुमा काफ़ी दिया गया। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करके बताना था, यानी कि πr/l आप कैलकुलेट करते हैं। ये आपके पास तिर्यक ऊंचाई l दे रखी है और ये r दे रखी है, यानी कि फॉर्मूला होता है πr/l, तो 22/7 करते इंटू में r करते, ये आपको दे रखे 21 इंटू में l दे रखा है 60, इसको सॉल्व कर देना था, यानी कि 7 तिरका 21, 22 3 66 इंटू में 60 करते तो ये आपके पास 3960 आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाती है। 5 घंटे में वह धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाती है। स्थिर जल में नाव की चाल कैलकुलेट करनी थी, तो यानी कि आपको अप स्ट्रीम यहाँ पर ये स्पीड दे रखी थी
20 की स्पीड से जाती है अप स्ट्रीम, और यहाँ पर सॉरी 20 किलोमीटर जाती है, ठीक है, और ये 44 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम की स्पीड से। प्लस कर देते हैं, ये टाइम आ जाता, और ये टाइम टोटल 8 के बराबर दे रखा था। इसी तरह से आप यहाँ पर दूसरी इक्वेशन कैलकुलेट करते तो ये 15 जा रही है डाउन स्ट्रीम यानी कि अप स्ट्रीम की स्पीड से, और ये प्लस में 22 जा रही है डाउन स्ट्रीम की स्पीड से, और ये बराबर टोटल टाइम आता है यानी कि 5 का टाइम दे रखा था। अब यहाँ पर देखिए किसी एक पद को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर इसको बराबर करना आसान रहता है, यानी कि इस पूरी इक्वेशंस को हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इस पूरी इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास कितना आता है, ये 30/u बन जाता, प्लस में ये 44/d बन जाता, और ये बराबर 5 दूनी का 10 बन जाता। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करते तो यहाँ पर ये माइनस हो जाता, घटाते तो ये चिन्ह चेंज हो जाते और ये इससे कट जाता। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 10u बचा, माइनस का 10/u बचा, और ये बराबर यहाँ पर माइनस का 2 बचा, माइनस से माइनस कट गया, और यानी कि u बराबर कितना आ जाता है, यहाँ पर ये 5 आ जाता, 2 से कटता है यानी कि 5 आ जाता है, u बराबर क्रॉस गुणा करा देते, ठीक है। तो u बराबर ये आपके पास 5 वैल्यू आ चुकी है। अब जैसे ही अब यहाँ पर u बराबर 5 रखते, यहाँ पर 5 रखते तो 5 से कटता, 5 के 20 4, इधर जाकर माइनस हो जाता, यानी कि 44/d बराबर कितना आता 4, यानी कि d बराबर यहाँ से कितना आ जाता 11 आ जाता। तो यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो है वो आपके पास 11 आ चुकी है, और अप स्ट्रीम की स्पीड जो है वो आपके पास 5 आ चुकी है। तो बोट की स्पीड आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू में d प्लस का u। जब इन दोनों का टोटल करके 2 का भाग लगाते हैं यानी कि 5 और ये 11 16/2 करते तो 8 आपके पास आंसर आ जाता है, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर जो है ये बोट की स्पीड थी। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर ये कोसेक 30 डिग्री दे रखा है, यानी कि कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 माइनस 1/2 इसकी वैल्यू, यानी कि 3/2 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, यदि ये दे रखा तो इसका मान पूछा गया था, यानी कि यहाँ से इसको लिख सकते थे x² - 1 बराबर 8x, यानी कि x का भाग लगाते तो x - 1/x बराबर कितना आ जाता 8 आ जाता। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके बता सकते थे, यानी कि यहाँ पर आपको सिंपल करना ये था, दोनों साइड स्क्वायर करते, ये आपके पास 8 का स्क्वायर ये आपके पास -2 हो जाता, ठीक है। 8 का स्क्वायर जैसे -2 करते आपके पास कितना आ जाता, यानी कि 66 आ जाता। सॉरी, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर ये -2 नहीं करना था, ये +2 करना था, ठीक है। 8 का स्क्वायर +2 करते तो ये 66 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर आर की तौल मशीन 400 ग्राम भार दिखाती है, जबकि वास्तविक भार 350 ग्राम होता है। बादाम का क्रय मूल्य 880 रुपये प्रति किलो है, और खराब मशीन से 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं। 25 ग्राम का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए मशीन 400 ग्राम दिखाती है, बट यहाँ पर एक्चुअल में वेट कितना है 350 ग्राम, यानी कि मशीन ने कितना ज़्यादा दिखाया 50 ग्राम दिखाया। तो मशीन जब 400 ग्राम का वेट तोलती है तो वो यहाँ पर 50 ग्राम वेट जो है 50 ग्राम वेट जो है ये एक्स्ट्रा वेट दिखाती है, ठीक है, एक्स्ट्रा वेट है, यानी कि 50 ग्राम वो एक्स्ट्रा वेट दिखाती है। तो जब यहाँ पर 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं तो उसने यहाँ पर कितने ग्राम अधिक दिखाया होगा। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड 2 हो रहा है, यानी कि इसका आधा हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या कर दीजिए डिवाइड 2 कर दीजिए, यानी कि आधा कर दीजिए, तो ये 25 ग्राम उसने एक्स्ट्रा दिखाया होगा। तो यानी कि पैकेट में जो एक्चुअल में वेट गया होगा वो कितना गया होगा, यानी कि यहाँ पर ये 200 ग्राम में से 200 ग्राम का पैकेट बनाना था, और यहाँ पर इसमें से 25 ग्राम जो है एक्स्ट्रा दिखाया था मशीन ने। तो यहाँ पर ये 25 जैसे इसमें से माइनस करते 175 ग्राम यहाँ पर पैकेट में गया होगा, ये एक्चुअल में वेट था, ठीक है, पैकेट का। तो यहाँ पर ये यानी कि दुकानदार के पास से तो यहाँ पर इतना ही सामान गया होगा, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा वो कितना रहा होगा 175, यानी कि 175 ग्राम का मूल्य कितना हो जाता है जब 1 किलो का मूल्य इतना है। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि 1000 ग्राम बट्टे में रखते हैं। 1000 ग्राम का मूल्य आपको यहाँ पर दे रखा है 880, तो यानी कि 880 बट्टे 1000 करके इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 25 सत्ते ये 175 होता है, 2500 के 100 4 बार कट गया, 4 से कटता 22 आता, 22 सत्ते 154, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना आ गया 154। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना करना था 25% का करना था। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी कि हम सेलिंग प्राइस जब कैलकुलेट करते तो आपके पास कितना आता 154 भाई कॉस्ट प्राइस आपके पास। अब इसका यहाँ पर प्रॉफिट करना था, यानी कि 5/4 इसका कैलकुलेट करते, तो जैसे 5/4 इसका कैलकुलेट करते तो यहाँ पर ये 2 से कटता आपके पास ये 2 बार, और ये 2 से कटता आपके पास कितना आ जाता ये 7 यानी कि 77 आ जाता, और 7 5 से 35 और हासिल आती 3, 35 और 3 38, ये 385/2 करते तो ये 19 दूनी 38 और ये 28 आ जाता, यानी कि आपके पास 192.5 ये आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 400 मीटर की दूरी से देखा, वो चोर 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ने लगा, और पुलिसकर्मी ने उसी दिशा में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा किया। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक बिंदु से, अब यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस ये 400 मीटर की दे रखी थी। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर किलोमीटर में आपको कैलकुलेट करना था, तो इसको भी आप किलोमीटर में जब लिखते तो 1000 का भाग लगा देते, यानी कि आपके पास 0.4 किलोमीटर आ जाता, ठीक है। 0.4 किलोमीटर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी, तो 0.4
किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होती है रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड इन दोनों का डिफरेंस करके कैलकुलेट करते हैं, यानी कि ये 12 में से माइनस करते 10, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर पर आवर जो है इन दोनों की रिलेटिव स्पीड है, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर होती। तो ये टाइम आपके पास आ जाता जितने टाइम में ये चोर पकड़ा जाता, यानी कि आपके पास 0.2 आवर का यहाँ पर टाइम आ जाता, इतने घंटे में जो है ये चोर पकड़ा जाता। तो पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी हम कैलकुलेट कर ले तो वो दूरी आ जाएगी जितनी दूरी में ये चोर पकड़ा जाएगा। तो पुलिसकर्मी की दूरी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 12 की स्पीड से चोर पुलिस दौड़ रहा था, इंटू में करते थे टाइम, जितने टाइम में चोर पकड़ा जाता है तो 12 दूनी 24, यानी कि 2.4 किलोमीटर जो है ये आपके पास डिस्टेंस आ जाती। 25वां देखिए, अब यहाँ पर ये दे रखा था, यानी कि एंगल AOB आपको ये दे रखा था 130 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर APB यानी कि ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो यहाँ से आप क्या करते, जब ये दो रेखाएं आप यहाँ से अगर खींचते, यानी कि यहाँ से बिंदु A से और इस बिंदु B से अगर मैं इस परिधि पर दो रेखाएं ये खींच दूँ, तो यहाँ पर आपको पता है कि एक जीवा द्वारा, यानी कि यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे कि ये जीवा होगी, अगर A को B से मिला दूँ तो ये क्या है, इस वृत्त की जीवा है। तो आपको पता है यहाँ पर जीवा द्वारा जो है केंद्र पर बनाया गया कोण, परिधि पर बनाया गया कोण जो है केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, यानी कि 130 डिग्री का आधा, यानी कि 65 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा जो है ये आपके पास चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, और चक्रीय चतुर्भुज में जो है आमने सामने के एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, यानी कि 180 डिग्री के होते हैं। तो 65 डिग्री ये हो गया, तो बचा कितना, ये 115 डिग्री का बचा, और यही आपको कैलकुलेट करना था, यानी कि ये आपके पास आंसर होता 115 डिग्री। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।